बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर से, जिसमें हम ईथरनेट और फर्दर डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये बेसिकली ईथरनेट है, डोमिनेंट वाइड लैन टेक्नोलॉजी है, चीप $20 फॉर NIC, फर्स्ट वाइडली यूज्ड लैन टेक्नोलॉजी, सिंपलर चीपर देन टोकन लैन एंड ATM। ये बेसिकली जो पॉइंट्स हैं इनको बता रहा हूँ। केप्ट अप विथ स्पीड रेस 10 Mbps अप टू 10 Gbps। बेसिकली जो आपका लैन है ना, जो आपके लैन में लगा हुआ है, ये जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क्स लगे हुए हैं, बेसिकली इसमें जो डोमिनेंट टेक्नोलॉजी है वो या प्रोटोकॉल है, दैट इज इथरनेट। तो बेसिकली चीप है, सस्ता है, यानी आप किसी भी बाजार में जाएं तो आपको बहुत कम कीमत पर इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मिल सकता है, यानी NIC। फर्स्ट वाइडली यूज लैंड टेक्नोलॉजी, यानी जो पहले वाइडली यूज मतलब बहुत ज़्यादा वाइडली मतलब ज़्यादा यूज होने वाली लैंड टेक्नोलॉजी है। इसकी वजह क्या है देखें, जो थर्ड पॉइंट है, सिंपलर है यानी आसान है, कीमत कम है, देन देन टोकन लैंड, वो टोकन लैंड है बाद में पढ़ेंगे। और ATM क्या है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक है। उसकी वजह यह है इसकी तमाम खूबियों की कि इसने स्पीड रेस को यानी 10 Mbps से अप टिल 10 Gbps तक इसने स्पीड के मुख्तलिफ वर्जन हैं। ये जो नीचे डायग्राम दी गई है ये बेसिकली प्रिमिटिव स्केच है मेल्टकास्ट ईथरनेट का, जिसमें उसने क्या किया हुआ है, एक इंटरफेस लिया हुआ, उससे यानी 3 4 5 ट्रांसमीटर वो अलहदा कर रहा है। तो बहरहाल ये जस्ट दिया गया है। फिर इसके बाद हमारे पास आती है स्टार टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी कहते हैं फिजिकल लेआउट, आपकी जो नेटवर्क का लेआउट है वो किस तरह से है, यानी कंप्यूटर किस तरह से पड़े हैं, स्विचेस कहाँ पे पड़े हैं। ठीक। पहला पॉइंट, बस टोपोलॉजी पॉपुलर थ्रू मिड 90s, ऑल ये जो सब पॉइंट है, ऑल नोड्स इन सेम कोलिजन डोमेन, यानी ब्रैकेट में कैन कोलाइड विद ईच अदर, यानी सेम कोलिजन डोमेन। सेम कोलिजन डोमेन का मतलब ये है कि इनका डोमेन एक ही है। फॉर एग्जांपल, मैं भी सेंड करूँ, कोई और भी सेंड करेगा, तो कोलाइड होगा। कोलाइड क्या होगा? टकराना होगा। टकराने का नुकसान क्या है कि उसका फ्रेम भी ज़ाया और मेरा फ्रेम भी ज़ाया। तो हमने क्या करना होगा, हमने दोबारा ट्रांसमिट करना होगा। तो हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि हम कोलाइड ना करें। तो ये बेसिकली बस टोपोलॉजी जो लेफ्ट पे दी गई ना, जो कोएक्सियल बस है, जिसमें जिसके 3 साइड पे एक कंप्यूटर है और 2 साइड पे अलग कंप्यूटर और बीच में एक लाइन लगी। ये लाइन जो है बेसिकली दैट इज बस। देखिए सारे के सारे शेयर कर रहे हैं। कोई से भी अगर एक से ज्यादा दो का डेटा इस पे जाएगा तो आपस में टकराएगा, तो हमने टकराने को रोकना है। तो ये दूसरा पॉइंट, टुडे स्टार टोपोलॉजी प्रीवेल्स। सब पॉइंट, एक्टिव स्विच जो रेड में लिखा हुआ है, सेंटर ईच स्पोक, एक ईच स्पोक की जो हर एक लाइन है, रन अ सेपरेट ईथरनेट प्रोटोकॉल, यानी नोड्स कैन डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर। ये देखें राइट साइड पे लिखा है ना, स्टार लिखा, इसमें एक सेंटर में एक स्विच है। इस स्विच से देखें 4 कंप्यूटर जो जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि चारों के चारों स्पोक्स, इन चारों की चारों लाइंस में अलहदा अलहदा प्रोटोकॉल लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि कोलिशन, देयर आर नो चांसेस कि कोलाइड हो। ठीक है। तो ये आज की जो आपके जो हमारी IST में लगी हुई है, जो सेंटर में स्विच होता है और उससे अलहदा अलहदा आप प्लग इन करें खुद ही, यानी कोई कोलिजन की कोई चांसेस नहीं, यानी ये मैं ये नहीं कहता कोलिजन नहीं होती, लेकिन देयर आर, क्योंकि अलहदा अलहदा हर एक स्कोप पे अलग अलग प्रोटोकॉल रन हो रहा है, तो इस वजह से इसमें चांसेस मिनिमाइज या ना होने के बराबर हो जाते हैं। फिर इथरनेट फ्रेम स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा देखते हैं। Sending adapter encapsulates IP datagram or other network layer protocol packet in Ethernet frame। ये रेड में लिखा हुआ है Ethernet frame, और आपको उसके नीचे जो है Ethernet frame का स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल क्या है? रेड में जो लिखा हुआ है, 7 बाइट्स विथ पैटर्न 1010, पहले 7 बाइट तक ये पैटर्न फॉलो होगा, by 1 byte with pattern followed by 1 byte with pattern 1111,
देखिए ये, देखिए पहले 7 बाइट तक जो प्रियम्बल की बात है ना, 1010 फॉलो होगा, लेकिन जो अगला बाइट होगा दैट वुड बी क्या है, 101010 और 11। तो ये बेसिकली क्या, ये प्रियम्बल है। किस चीज के लिए यूज होता है, यूज टू सिंक्रोनाइज रिसीवर सेंडर क्लॉक रेट्स। जैसे भी मैंने पिछले स्लाइड में बात की थी कि ये इथरनेट पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये 10 एमबीपीएस से लेके अप टिल जीबीपीएस के डेटा तक ये सपोर्ट कर लेता है। तो ये क्लॉक्स को क्यों सिंक्रोनाइज करते हैं, कि सेंडर रिसीवर का आपस में ये तय हो कि ये कभी ये तो नहीं हो सकता ना कि एक जगह जीबीपीएस सपोर्टेड है और दूसरा जगह एमबीपीएस सपोर्टेड है। तो दोनों के क्लॉक रेट जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो उस वक्त तक ये आपस में ये तय नहीं कर सकेंगे कि किसका रेट हायर है और किसके रेट पे हमें आना पड़ेगा। मैं फॉर एग्जांपल, मेरे पास 1 जीबीपीएस की लिंक है, अगले के पास 10 एमबीपीएस की है, तो ये हम तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते फुल रेट से। तो या तो मुझे डाउन होना पड़ेगा या उसको अप होना पड़ेगा। वो अप हो नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी कम है। तो हम बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन होती ही इसलिए है ताकि जो नीचे वाला है वो अपने रेट को कम कर सके, ताकि वो जो एमबीपीएस वाला है वो जीबीपीएस को ट्रांसफर कर सके और जीबीपीएस वाला एमबीपीएस को ट्रांसफर कर सके, आपस में इनके क्लॉक सिंक्रोनाइज हो। यानी सिंक्रोनाइज क्लॉक का मतलब ये है कि एक रेट पे मुत्तफिक हो जाएं, क्योंकि इस हमारे पास इंटरनेट में कई वर्जन मौजूद हैं, तो हमारे पास ज़्यादा भी हैं कम भी हैं। तो वो रेट, वो चीज़ें जिन पे दोनों का सेंडर और रिसीवर का आपस में इत्तेफाक हो जाए। इथरनेट फ्रेम स्ट्रक्चर कंटिन्यूड है। एड्रेसेस 6 बाइट्स। If adapter receives frame with matching destination address or with broadcast address, for example ARP packet, it passes data in frame to network layer protocol, otherwise adapter discards frame। इसका मतलब ये है कि जब कोई फ्रेम इसको रिसीव हो, एडाप्टर को, एडाप्टर का मतलब है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को रिसीव होता है, अगर तो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसके पास। डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ से आएगी, आपको मैंने इथरनेट में बताया था कि एक स्विच होता है जिसमें स्विच टेबल होता है, उसके पास होता है कि मेरे किस पोर्ट पे कौन सा मैक है, किस पोर्ट पे कौन सा कंप्यूटर लगा हुआ है, तो वो बेसिकली उसके पास टेबल में होता है। या या ब्रॉडकास्ट एड्रेस, जैसे मैंने आपको एआरपी में बताया था, एआरपी यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिस जब आप आईपी देते हैं उसके बैक पे आपको मैक एड्रेस रिटर्न करता है, ये एआरपी का काम। इट पासिस डेटा इन फ्रेम टू नेटवर्क, यानी ऊपर रिसीविंग साइड की बात हो रही है, तो चाहे सेंडिंग साइड है चाहे रिसीविंग साइड है, सेंडिंग साइड पे ये नेटवर्क लेयर से लेगा, रिसीविंग साइड पे ये नेटवर्क साइड को देगा। अगर ये भी नहीं है, यानी इसके पास एडाप्टर में ना तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है और ना कोई मैचिंग एड्रेस है, तो क्या करेगा एडाप्टर, देखें अदरवाइज एडाप्टर डिस्कार्ड फ्रेम, डिस्कार्ड का मतलब जाया कर देगा। फिर अगली बारी है कि टाइप इंडिकेट्स हायर लेयर प्रोटोकॉल, मोस्टली आईपी बट अदर पॉसिबल, फॉर एग्जांपल नोवेल आईपीएक्स और एप्पल टॉक। मैंने आपको क्लास में शुरू में बताया था कि हम जब मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर शुरू किया तो मैंने कहा तो इसमें हमारे पास दो, हमने टीसीपी और यूडीपी को पढ़ा, लेकिन मैंने साथ ये भी बताया था कि सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास ये दो प्रोटोकॉल हैं, और मैंने बताया था चूंकि ये ज़्यादा यूज हो रहे हैं तो लिहाजा हम इन दोनों को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही बात की गई है कि जब आप हायर लेयर प्रोटोकॉल, यानी जो हमारे पास मोस्टली आईपी ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास आईपी के अलावा और प्रोटोकॉल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे अदर पॉसिबल प्रोटोकॉल, जैसे फॉर एग्जांपल नोवेल आईपीएक्स, वो भी हो सकता है, एप्पल टॉक है, इसके अलावा और भी होंगे। तो चूंकि हमारे यूज नहीं हो रहे, हमारा मोस्टली आईपी यूज हो रहा है, तो हम बेसिकली आईपी को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है सीआरसी, checked at receiver, if error is detected, frame is dropped। CRC, CRC stands for cyclic
रिडंडेंसी चेक। आप अगर ट्रांसपोर्ट लेयर को रिमाइंड करें, मैंने आपको चेकसम पढ़ाया था, तो बेसिकली चेकसम अगर मैं बताऊं चेकसम और इसका मुआवजा करूं, चेकसम इज वेरी वेरी प्रिमिटिव, यानी चेकसम में आप 1 बिट तक के एरर को फाइंड कर सकते हैं। और उसमें मैंने साथ बताया था कि वो जरूरी नहीं है कि वो आपका श्योर हो कि एरर अकर हुआ है कि नहीं, बट CRC is more complex in computation and it is able to compute more than यानी टू और मोर देन टू एरर्स एट द सेम टाइम। ठीक है, लेकिन बट इट इज मोर कंप्यूटेशनली कॉम्प्लेक्स। तो ये CRC इज डिफरेंट देन चेकसम, लेकिन आप CRC यूज कर सकते हैं इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए कि एरर अगर हुए हैं कि नहीं। चूंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इथरनेट अनरिलायबल है, कोई एक्नॉलेजमेंट्स नहीं देता, तो लिहाजा जब भी ये फ्रेम को देखेगा कि ये करप्ट है, तो ये फौरन क्या कर देगा, या एरर डिटेक्टेड है तो ये क्या करेगा, फौरन उसको ड्रॉप कर देगा। हाँ, इथरनेट अनरिलायबल, कनेक्शनलेस। कनेक्शनलेस का क्या है? नो हैंड शेकिंग बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग NICs। हैंड शेकिंग का मतलब ये है कि इनके आपस में कोई अलैक सलैक नहीं होगी, जैसे मैंने आपको TCP की केस में बताया था कि जब वो ट्रांसफर करते हैं बिफोर डेटा ट्रांसफर दे डू हैंड शेक्स। हैंड शेक्स में वो आपस में पैरामीटर्स एक्सचेंज करते हैं, तो यहाँ पे भी एज सच कोई हैंड शेक नहीं है। और दूसरा पॉइंट अनरिलायबल, रिसीविंग NIC डजंट सेंड एक्नॉलेजमेंट्स और नेगेटिव यानी एन नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट टू सेंडिंग NIC। जो पहला सब पॉइंट है, स्ट्रीम ऑफ डेटाग्राम्स पासिस टू नेटवर्क लेयर कैन हैव गैप्स, यानी मिसिंग डेटाग्राम। गैप्स का मतलब है कि मिसिंग डेटाग्राम्स हो सकते हैं। gaps may be filled if app is using TCP। अगर आप रिमाइंड करें, मैंने आपको TCP की सूरत में बताया था, और बल्कि मैं उससे भी पीछे लेके जाऊँ, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको लेयर्स पढ़ाए थे और मैंने कंपैरिजन करके बताया था कि इंटरनेट के ओरिजिनल लेयर्स और OSI के 7 लेयर्स, वो जो 2 एक्स्ट्रा लेयर्स थी, तो मैंने आपको साथ ये भी कहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं हो रहा, ये काम हो रहा है, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, एप्लीकेशन लेयर में प्रोग्रामर उनको इम्बेड करेगा। इम्बेड करने का मतलब है कि इनका बंदोबस्त करेगा। तो अगर सपोज यहाँ पे ये जो पहला सब पॉइंट है, अगर मिसिंग डेटाग्राम है, अगर गैप्स हैं, तो गैप्स क्या करेंगे, वो आप TCP में फिल कर सकते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि TCP का कोई एक वर्जन नहीं है। अच्छा, अगर ये भी नहीं है, अगर अदरवाइज ऐप विल सी गैप, ऐप में आपके गैप्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई मिसिंग पॉइंट होगा है, जो मिसिंग, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसमें हो सकता है कोई ठीक ना आए हो, इनकोडिंग का कोई मसला हो, बट दैट मुझे उसमें गैप्स होंगे। ठीक है, तो गैप्स का मतलब ये है कि वो चीज जो होगी डेटा में से या एक्चुअल डेटा में से वो मिस होगी। ईथरनेट मैक प्रोटोकॉल अनस्लॉटेड CSMA/CD, जो रेड में लिखा हुआ है। C stands for carrier, sense, multiple access, और CD with collision detection। यानी इथरनेट का मैक प्रोटोकॉल अनस्लॉटेड। स्लॉटेड अनस्लॉटेड के बाद में बात करेंगे। बेसिकली बिफोर सेंडिंग NIC सेंसेस चैनल के आइडल है कि नहीं। अगर आइडल है तो ट्रांसमिट करेगा, अगर आइडल नहीं है तो वेट करेगा। ठीक है, ये बाद में इस पर डिटेल पे बात करेंगे। इथरनेट CSMA/CD एल्गोरिथम। NIC receives datagram from network layer, creates frame। मैंने आपको क्लास में बताया था कि NIC का मतलब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये जो आपका नेटवर्क कार्ड है, इसको हम NIC ही कहते हैं। डायग्राम रिसीव करेगा नेटवर्क लेयर से और फ्रेम बनाएगा। फ्रेम का मतलब ये है कि इसके साथ डेटा लिंक लेयर या लिंक लेयर के हेडर्स अटैच हो गए हैं। ये सेकंड पॉइंट जो है, इफ NIC सेंसेस चैनल आइडल स्टार्ट्स फ्रेम ट्रांसमिशन। अगर NIC आपका इंटरफेस कार्ड चैनल को सेंस करे कि आइडल है, आइडल का मतलब है कि एट दिस मोमेंट कोई दूसरा स्टेशन या कंप्यूटर
सिस्टम फ्रेम ट्रांसमिट नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल यानी फ्री है, तो क्या करेगा, फ्रेम ट्रांसमिशन शुरू कर देगा। फिर इसी में ही थर्ड लाइन, इफ एनआईसी सेंसेस चैनल बिजी वेट अंटिल चैनल आइडल देन ट्रांसमिट। अगर देखिए पहले तो कर है आइडल है, फिर वो फ्रेम ट्रांसमिशन शुरू कर देगा। और दूसरा ये है कि जो थर्ड लाइन पे अगर वो ये सेंस करे कि बिजी है, बिजी का मतलब है कि एट दिस मोमेंट कोई और फ्रेम इस पे है या कोई और ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, रुक जाएगा, वेट करेगा जब तक ये आइडल ना हो जाए। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, if NIC transmits entire frame without detecting another transmission, NIC is done with frame। अगर NIC का मतलब है आपका कंप्यूटर या आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंटायर फ्रेम ट्रांसमिशन के वक्त इसको कोई दूसरी आइडल ही नजर आए, मतलब एक कोई सेंस कर रहा है और इसको आइडल नजर आता है, तो ये फ्रेम ट्रांसमिशन शुरू कर देगा, यहाँ तक कि पूरा फ्रेम ट्रांसमिट नहीं कर देता। जब ये कर दिया तो इसका मतलब है कि एनआईसी इज डन। एनआईसी इज डन का मतलब है कि उसने अपना फ्रेम ट्रांसमिट कर दिया। फिर चौथा पॉइंट, if NIC detects another transmission while transmitting, aborts and sends jam signal। अगर NIC सेंड करते वक्त ये डिटेक्ट कर ले कि कोई दूसरा ट्रांसमिट कर रहा है या कोई दूसरा फ्रेम है चैनल पर, तो क्या कर देगा, एबोर्ट्स, एबोर्ट कर देगा, खत्म कर देगा, एंड सेंड जैम सिग्नल, जैम सिग्नल सेंड करेगा। जैम सिग्नल होता है 48 बिट का। जैम सिग्नल का मतलब ये होता है कि ये बाकी स्टेशन या बाकी कंप्यूटर को ये पैगाम दे रहा होता है कि इस वक्त आप सेंड ना करें, क्योंकि कोलिजन हो जाएगी, और कोलिजन का मतलब है कि आपका फ्रेम भी और उसका फ्रेम ये ज़ाया हो जाएंगे। After aborting, fifth point, after aborting NIC enters exponential backoff। ये जो रेड में लिखा हुआ है exponential backoff, exponential backoff क्या है, after mth, mth can be any number, after mth collision NIC chooses k at random from, देखिए करली ब्रैकेट में 0 1 2 3 अप टिल जितनी कोलिजन्स होती हैं, अप टिल 2 रेज टू द पावर m माइनस 1, यानी NIC waits k dot 512 bit times returns to step 2। यानी k की वैल्यू क्या है, मैं फिर बताता हूँ। k की वैल्यू देखिए, NIC chooses k at random from which this set, यानी 0 1 2 3 up till 2 raised to the power m minus 1। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। फर्स्ट कोलिजन हो गई, फर्स्ट कोलिजन हो गई तो 2 रेज टू द पावर 1, यानी 2 रेज टू द पावर 1 2 आ गया, तो इसका 2 का मतलब है कि यानी 0 एंड 1। ठीक है। तो आपके पास सिर्फ दो ही नंबर आ गए, यानी या 0 चूज करेगा या 1 चूज करेगा। तो देखिए, और ये के का सेट बनता जाएगा, जितनी कोलिशंस बढ़ती जाएंगी ये सेट बढ़ता जाएगा। के डॉट 512 बिट, 512 बिट क्यों है, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड इथरनेट का फ्रेम साइज जो है दैट इज 64 बाइट्स। 64 बाइट्स को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 512 बिट्स आएगा। इसका मतलब ये है कि कुछ हो ना हो आपने कम अज कम इतने बिट्स का वेट करना होगा कि आपकी फिर दोबारा फिर ट्राई करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इतना वेट करेंगे, मिनिमम इतना वेट करेंगे, तो आपको फिर दोबारा मतलब एक और फिर आगे वेट करेंगे कम से कम, ताकि फिर दोबारा रीट्राई कर सकें। रिटर्न्स टू स्टेप 2, फिर स्टेप 2 पे दोबारा आ जाएगा, यानी रैंडमली नंबर चूज करेगा सेट में से, और जो जो भी नंबर आया रैंडम आउटकम का जो भी होगा उसको 512 बिट से मल्टीप्लाई करेगा और उतने बिट ऑफ टाइम वेट करेगा। फॉर एग्जांपल कोई सी भी वैल्यू आती है तो उतने बिट्स जो आपने जो टाइम लगता है उतने बिट्स को ट्रांसमिट करने में, उतने बिट टाइम ये वेट करेगा। इथरनेट CSMA CD जैम सिग्नल
मेक श्योर ऑल अदर ट्रांसमिटर्स आर अवेयर ऑफ कोलिजन 48 बिट्स, मैंने पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ कि जैम का मतलब ही यही है कि ताकि बाकी ट्रांसमीटर या बाकी स्टेशन को आप बताएं कि आप इस वक्त ना सेंड करें। क्यों ना सेंड करें? क्योंकि कोलिजन हो जाएगी। बिट टाइम, अभी मैं पिछली स्लाइड में इसका जिक्र कर चुका हूँ, मैंने कहा k.512 की बात कर चुका हूँ। 0.1 माइक्रोसेकंड फॉर 10 Mbps ईथरनेट। 10 Mbps का मतलब क्या है कि अगर आप एक बिट को 10 Mbps की ईथरनेट पे ट्रांसफर करें तो इट विल टेक 0.1 माइक्रोसेकंड। माइक्रोसेकंड क्या है? एक है मिली सेकेंड 10 रेज टू द पावर 3 और ये है माइक्रोसेकंड 10 रेज टू द पावर -6। ठीक है। फॉर, अब ये जो फॉर, देखिए जो सेकंड लास्ट पॉइंट है इस लेफ्ट साइड में, फॉर k इज इक्वल टू 1023, यानी कोलिजन्स इतनी हो गई हैं कि ये सेट आपके पास 1023 तक पहुंच चुका है। वेट टाइम इज अबाउट 15 मिली सेकेंड, यानी जो वैल्यू आएगी अगर आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अब एग्जैक्टली नहीं आ रही है, कुछ 49 पॉइंट समथिंग बनती है। आप खुद इसको कैलकुलेट कर लें, 49 पॉइंट समथिंग बनती है, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेशन में 50 मिली सेकेंड पे ले जाते हैं, तो वो आपका अगर k की वैल्यू 1023 है तो ये आपका वेट टाइम तकरीबन 50 मिली सेकेंड होगा। 50 मिली सेकेंड वेट करेगा और ये पिछली स्लाइड में मैंने आपको कहा था कि स्टेप 2 पे जाएगा, फिर चेक करेगा कि आइडल है कि नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा दूसरी जो लेफ्ट साइड बॉटम पे लिखी हुई है, कि तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इस चीज़ को ज़रा पेपर और उस पर घर पे सॉल्व करें, क्योंकि इससे मजीद आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और दूसरी चीज़ मैंने आपको क्लास में कई मतलब कहा था, सी इंटरैक्टिव जावा एप्लेट ऑन AWL वेबसाइट, हाईली रिकमेंडेड। हाईली रिकमेंडेड मैंने पिछली दफ़ा भी क्लास में कई मतलब क्लास में आपको कहा था, और इसका लिंक मैं आपको ड्राइव में शेयर कर चुका हूँ। ठीक है। इवन आप गूगल सर्च में भी सर्च कर सकते हैं, आप एपेलेट्स का दे दें और इस बुक का नाम लिखे तो आपके पास पूरे के पूरे आ जाएंगे इसके जो जावा एपेलेट की जो वो साइट है वो आ जाएगी इसकी पूरी। अब राइट साइड पे एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एडाप्ट adopt retransmission attempts to estimated current load, heavy load, random weight will be longer। अच्छा, गोल क्या है कि हमने क्या करना है, रिट्रांसमिशन को एस्टिमेट करना है करंट लोड पे। करंट लोड का मतलब ये है कि अगर लोड ज्यादा होगा तो कोलिशन ज्यादा होंगी, कोलिशन ज्यादा होंगी तो के की वैल्यू बढ़ती जाएगी, के की वैल्यू बढ़ेगी तो सेट बड़ा होता जाएगा। सेट बड़े होने का मतलब ये है कि रैंडम वैल्यू के लिए आपके पास सेट में वैल्यू ज्यादा आ गई हैं। सेट में वैल्यूज ज्यादा आने का मतलब ये है कि आपको फिर ज्यादा वेट लगाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें रैंडम हैं। रैंडम क्यों रखते हैं, कोई फिक्स पैटर्न क्यों नहीं रखते? क्योंकि अगर हमने फिक्स पैटर्न रखा तो वो फिक्स पैटर्न दोबारा बार बार रिपीट होगा, फिर बार बार कोलिशंस होंगी। इसलिए हम इसको रैंडमली रखते हैं और कोई फिक्स पैटर्न नहीं रखते। हैवी लोड, रैंडम वेट विल बी लॉन्गर। अगर मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की, अगर हैवी लोड है तो रैंडम वेट भी आपके साथ बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने भी कहा कि 1023 में 50 मिली सेकेंड है, दो के 50 मिली सेकेंड मेरे और आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम जब ट्रांसमिशन करते हैं तो इस तरह की कोलिशन हजारों नहीं करोड़ों इस सूरत में होती है। तो जब अगर ये मैं 50 मिली सेकेंड बढ़ाता जाऊं, थाउजेंड 1 लाख उसको मल्टीप्लाई करूं तो वो आपके एक नहीं है, कई सारे पैकेट्स हैं, तो इट बिकम्स लॉन्ग। अच्छा, ये जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट कोलिजन चूज के फ्रॉम 0 1, डिले इज k.512 यानी 0 1, यानी फर्स्ट कोलिजन। फर्स्ट कोलिजन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 2 रेज टू द पावर 1, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि दो ही वैल्यू 0 1। ठीक है। तो डिले क्या होगी, चूज करेगा के फ्रॉम 512 बिट ट्रांसमिशन। फॉर एग्जांपल अब मैं बता रहा हूँ, या 0 होगा या 1 होगा। 0 की भी 50-50 प्रोबेबिलिटी है, 1 की भी 50-50 प्रोबेबिलिटी है।
0 अगर चूज किया तो इसका मतलब ये है कि इमीडिएटली सेंड करें। 1 चूज किया है तो k.512 बिट टाइम उसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 512 बिट टाइम उसको वेट करना पड़ेगा ताकि उसको दोबारा ट्रांसमिट कर सके। आफ्टर देखें, ये तो फर्स्ट कोलिजन के लिए था जिसमें 2 रेज टू द पावर 1 आपके पास 2 आया। इसमें आपके पास 2 में इसका मतलब कि 0 एंड 1 दो ही नंबर आ गए। अब इसमें फॉर एग्जांपल ये पहली कोलिजन हो गई, फिर दूसरी कोलिजन पे 2 रेज टू द पावर 2 चूज k फ्रॉम 0 1 2 3, 4 नंबर्स हैं। 2 रेज टू द पावर 2 यानी 2 2s आर 4। 4 का मतलब है कि इंक्लूडिंग जीरो। लेकिन ये चीज नहीं भूलनी कि आपने जीरो को इंक्लूड करना है। जब 4 नंबर आएंगे तो जीरो इंक्लूड, तो आपके पास जो वैल्यूज जाएंगी अप टिल 3 जाएंगी। इसीलिए जैसे ऊपर देखें 1 है, 2 आई हैं तो 0 एंड 1, इंक्लूडिंग 0 है तो एक ज़ाहिर है कम होगा। तो 0 1 2 3 आया तो इसका मतलब है कि आपके पास सेट बड़ा हो गया। इसी तरह करते 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 आपके पास 10 कोलिजन हो गई। जब आप 10 पे करेंगे तो बेसिकली ये एक्चुअल वैल्यू 1024 आ रही है, लेकिन चूंकि 0 को हमने इंक्लूड किया है तो आप टिल 1023 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 0 1 2 3 अप टिल 1023 आपके पास वैल्यूज हैं, उसमें से रैंडमली चूज करेगा। ठीक है। CSMA/CD एफिशिएंसी, पहला पॉइंट टी प्रॉप यानी मैक्सिमम प्रोपेगेशन डिले बिटवीन टू नोड्स इन लाइन। प्रोपेगेशन डिले मैं बता चुका हूँ, वो टाइम जिसमें आपका सिग्नल एक सेंडर एंड से रिसीवर एंड तक ट्रेवल करता है। दूसरा पॉइंट टी ट्रांस, टाइम टू ट्रांसमिट मैक्सिमम साइज फ्रेम, यानी वो टाइम जिसमें आप मैक्सिमम साइज का फ्रेम ट्रांसमिट कर सकें सेंडर से रिसीवर के दरमियान। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, इधर देखें। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 टाइम टी प्रॉप जो टॉप पे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय टी ट्रांस यानी प्रोपेगेशन टाइम डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन टाइम। इसमें आप पुट करेंगे तो आपके पास इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट, एफिशिएंसी गोज टू 1। एफिशिएंसी गोज टू 1 इसका मतलब है कि 100% एफिशिएंसी एस टी प्रॉप यानी प्रोपेगेशन डिले गोज टू 0। 0 पे तो जा नहीं सकते कि मैंने आपको अगर आप रिमाइंड करें आर डी टी, जब मैंने आपको बताया था कि एक मैंने आइडियल सिचुएशन ली थी और मैंने साथ ये भी बताया था कि हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आइडियल कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे भी एफिशिएंसी गोज टू 1 का मतलब है कि हम 100% अचीव करना चाहते हैं। 100% अचीव बहुत मुश्किल है, ये हम आइडियलिस्टिक ले रहे हैं। ठीक है। एस टी प्रोप गोज टू 0 यानी प्रोपेगेशन डिले 0 पे जाएगी। और दूसरा टी ट्रांस गोज टू इन्फिनिटी, यानी दोनों चीजें जो है, यानी प्रोपेगेशन डिले 0 पे नहीं आ सकती। ज़ाहिर है मैं कह रहा हूँ मिली नहीं माइक्रो नहीं नैनो सेकेंड लग सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। ठीक है, इसका मतलब है दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट के ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि ये 0 हो जाए। इसी तरह ट्रांसमिशन गोज टू इन्फिनिटी, यानी कभी भी ये नहीं होगा कि ट्रांसमिशन टाइम इतना बढ़ जाए कि इन्फिनिटी पे चला जाए। जरूर कुछ ना कुछ जरूर होगा, यानी 10 मिली सेकेंड होंगे, 5 मिली सेकेंड होंगे, 500 मिली सेकेंड होंगे, 800 मिली सेकेंड होंगे, 900 मिली सेकेंड होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम जरूर होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट बेटर परफॉर्मेंस देन अलोहा। अलोहा मैंने भी पढ़ाया नहीं है। अलोहा इज उसमें स्टेशन जो है फ्री होते हैं, दे कैन ट्रांसमिट एनी टाइम व्हेन दे हैव फ्रेम रेडी टू ट्रांसमिट। अच्छा, बेटर परफॉर्मेंस एंड सिंपल चीप डिसेंट्रलाइज। देखिए अलोहा में अब बाद में आएगा कि अलोहा का बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि जब भी स्टेशन के पास फ्रेम तैयार होगा इमीडिएटली ट्रांसमिट कर देगा, इररिस्पेक्टिव वो कोलाइड करता है या नहीं। 802.3 Ethernet standards, link and physical layers। पहला पॉइंट, मैनी डिफरेंट इथरनेट स्टैंडर्ड्स, इथरनेट के कई डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं।
कॉमन मैक प्रोटोकॉल एंड फ्रेम फॉर्मेट। देखें, स्टैंडर्ड्स इनके डिफरेंट हैं, लेकिन इनका जो मैक प्रोटोकॉल यानी मीडिया एक्सेस करने की जो तरीका कार है वो कॉमन है, और फ्रेम फॉर्मेट भी कॉमन है। यानी कॉमन का मतलब ये है कि चाहे जो भी स्टैंडर्ड इथरनेट का स्टैंडर्ड है, एक तो इसका मैक का जो प्रोटोकॉल यानी मीडिया को एक्सेस करने का प्रोटोकॉल, जो भी मैंने पिछले में बात की कि वो क्या करेगा, सेंस करेगा कि आइडल है कि नहीं है, ठीक है, और कब ट्रांसमिट करेगा, जब कोलिजन होगी तो फिर क्या करेगा, तो वो जो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का मैंने बताया था, ठीक है। फिर दूसरा सब पॉइंट, डिफरेंट स्पीड्स, 2 Mbps, ये 2 Mbps है, 10 Mbps है, 100 Mbps है, 1 Gbps है, इवन 10 Gbps भी है। डिफरेंट फिजिकल लेयर मीडिया यानी फाइबर है, केबल है, यानी ये आपके पास जो देखें 2 Mbps है, 10 Mbps है, 100 Mbps है, 1 Gbps है, 10 Gbps, मुख्तलिफ इथरनेट के स्टैंडर्ड्स हैं, स्पीड्स डिफरेंट हैं। इसलिए जब स्पीड्स डिफरेंट हैं तो फिजिकल लेयर की मीडिया भी इनकी डिफरेंट है। फाइबर का क्या मतलब है? फाइबर का मतलब है कि यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। और या दूसरी जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होगी, देखें ये जो बॉटम में जो ब्लू में दिया गया है, 100 बेस TX, 100 बेस T2 और 100 बेस T4, इनके लिए हम क्या यूज करें? कॉपर यानी ट्विस्टेड पेयर फिजिकली जो आपकी लैस में लगी हुई है, ये यूज करते हैं। और ये जो रेड में लिखा हुआ है ना, 100 बेस FX, 100 बेस BX और 100 बेस SX, इसके लिए हम किस कौन सी यूज करते हैं? फाइबर यूज करते हैं, क्योंकि इनकी डेटा रेट हाई है। मैनचेस्टर इनकोडिंग, मैनचेस्टर में इनकोडिंग में हम क्या करते हैं? बिट स्ट्रीम्स को जीरोस एंड वंस में रिप्रेजेंट करते हैं। आज पहला पॉइंट है यूज्ड इन 10 बेस टी। 10 बेस टी बेसिकली ये इथरनेट के स्टैंडर्ड्स हैं, यानी इसमें हम 10 बेस 2 लगा सकते हैं, 10 बेस 5 लगा सकते हैं, बाकी ये बेसिकली स्पीड्स के स्टैंडर्ड हैं, जिसमें मैंने आपको पिछले स्लाइड में एक मैंने बताया था कि 10 बेस FX, तो ये बेस है 10 बेस, बेसिकली इथरनेट से आया है, ठीक है। तो हम इसमें कोडिंग में मल्टीपल डिपेंडिंग ऑन द स्पीड की किस तरह का मीडिया यूज होगा। Each bit has a transition, allows clock in sending and receiving nodes to synchronize to each other. No need for centralized, ग्लोबल क्लॉक एमंग नोड्स, यानी सेंडिंग और रिसीविंग नोड्स ने आपस में सिंक्रोनाइज करना होता है। कोई हमें सेंट्रलाइज क्लॉक की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई थर्ड पार्टी की क्लॉक की ज़रूरत नहीं कि हम किसी और नोड के लिहाज से हम सेंडर और रिसीवर अपनी क्लॉक को सिंक्रोनाइज करें। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, है दिस इज फिजिकल लेयर स्टफ, हम यहाँ पे फिजिकल लेयर का स्टफ हमारे कोर्स का इंक्लूड नहीं है, वैसे स्लाइड आ गई है इसलिए मैंने बता दिया। ये फिर है लिंक लेयर स्विचेस, 5.6 जो टॉप राइट पे लिखा है, लिंक लेयर की स्विचेस की बात करते हैं थोड़ी सी। हब्स, हब का मतलब क्या है? हब को उर्दू में कहते हैं गढ़। हब फिजिकल लेयर डंब रिपीटर्स, फिजिकल लेयर डिवाइस है, याद रखें, हब फिजिकल लेयर डिवाइस है। डंब का मतलब क्या है? यानी हम उर्दू में से कहते हैं कुंत जहन, ये किसी काम का नहीं है, ये हम ये तो नहीं कहेंगे किसी काम का नहीं है, लेकिन हमें ये एक्टिव नहीं है, डंब है। हब हब जो है, याद रखें, हम हब जो है वो डंब है, इंटेलिजेंस नहीं है इसमें। अच्छा, पहला पॉइंट, बिट्स कमिंग ऑन वन लिंक गो आउट ऑल अदर लिंक्स एट सेम रेट। किसी एक लिंक पे आएगा तो तमाम रेट, यानी तमाम पे रेट्स पे तमाम लिंक्स पे जाएगा, यानी एक पे नहीं, अगर 4 लगे हुए हैं तो 4 के 4 पे जाएगा। ऑल नोड्स कनेक्टेड टू हब कैन कोलाइड विद वन अनदर, चूंकि हब है कोई इंटेलिजेंस नहीं है, एक आया तमाम को ब्रॉडकास्ट करेगा। नो फ्रेम बफरिंग, कोई फ्रेम की बफरिंग इसमें नहीं है। आया, इसने क्या किया, हब के साथ 3 लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं, इर्रिस्पेक्टिव जितने भी लगे हुए हैं तमाम को सेम रेट से सेंड करेगा। लास्ट पॉइंट, नो CSMA CD एट हब पोस्ट NIC डिटेक्ट कोलिजन। इसमें चूंकि कोई CSMA यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए क्या है, NIC जो आपकी जो कंप्यूटर्स हैं, दे विल डिटेक्ट कोलिजन। ये ऊपर मैंने लिखा हुआ ना डंप,
डम का मतलब है कि इसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि फिल्टरिंग करे और आपको कोलिजन से बचाए। ठीक है। स्विच, अब इसका अगला वर्जन है स्विच। ये भी लिंक लेयर की डिवाइस है, लेकिन वो फिजिकल लेयर की थी, याद रखेंगे। हब इज फिजिकल लेयर डिवाइस, जबकि स्विच जो है ये लिंक लेयर की डिवाइस है। स्मार्टर देन हब, टेक एक्टिव रोल। ये हब से स्मार्टर है, यानी इसमें इंटेलिजेंस है, या दूसरे लफ्जों में मैं आपको बता दूं, हम अगर कहें कि इंटेलिजेंट हब को हम स्विच भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने इंटेलिजेंस डाल दी है। क्या करता है, क्यों इंटेलिजेंस है, स्टोर करता है फॉरवर्ड ईथरनेट फ्रेम्स, अपने साथ पहले स्टोर करेगा फिर फॉरवर्ड करेगा बेस्ड ऑन उसका स्विच टेबल। एग्जामिन इनकमिंग फ्रेम्स मैक एड्रेस, इनकमिंग फ्रेम का मैक एड्रेस को एग्जामिन करेगा। सेलेक्टिवली, जो रेड में लिखा है, फॉरवर्ड फ्रेम टू वन और मोर आउटगोइंग लिंक्स व्हेन फ्रेम इज टू बी फॉरवर्डेड ऑन सेगमेंट, यूजेस CSMA CD टू एक्सेस सेगमेंट। सिंपल सी बात है, जब भी इसके पास फ्रेम आएगा सेलेक्टिवली फॉरवर्ड करेगा, उसके हेडर में एग्जामिन करेगा कि किसको फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड क्या करेगा, वन और मोर। ये भी हो सकता है कि एक फ्रेम एक से ज्यादा बैक वक्त किसी स्टेशन को सेंड करना है, तो ये भी कर सकता है। तो इसका मतलब है कि इसमें अब इंटेलिजेंस डाल दी है बेस्ड ऑन के फ्रेम की डेस्टिनेशन को ये चेक करेगा। जो सेकंड पॉइंट है, ट्रांसपेरेंट। होस्ट्स आर अनअवेयर ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्विचेस। होस्ट यानी मैं और आप, यानी हमारे कंप्यूटर। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर को पता नहीं है कि हम स्विच की बैक पर काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह रहा हूँ, अगर ये ट्रांसपेरेंसी ना होती तो हम बिफोर सेंडिंग स्विच का एड्रेस देते और फिर स्विच फर्दर जो अगले नोड को सेंड करना होता तो उसका एड्रेस देते। चूंकि ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसपेरेंट के साथ ट्रांसपेरेंट है, यानी आप कनेक्ट करेंगे आपके सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि मैं स्विच के थ्रू किसी और सिस्टम को सेंड कर रहा हूँ। सिर्फ देखिए, जो लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट ही नहीं है, प्लग एंड प्ले यानी सेल्फ लर्निंग। स्विचेस डू नॉट नीड टू बी कॉन्फ़िगर, यानी इसका ट्रांसपेरेंट तो है ही है, लेकिन इसमें इसके साथ इसकी कैपेबिलिटी है प्लग एंड प्ले की, यानी आप प्लग करें और इसको प्ले करें। यानी इसका मतलब यह है कि आप जैसे लाए कंप्यूटर में इसको पावर दें, इसको इंसर्ट करें, केबल्स बस लगाएं, ये खुद ही लर्निंग करेगा। यानी एडमिनिस्ट्रेटर को कोई जाने की जरूरत नहीं है कि इसको कोई कॉन्फ़िगरेशन करेगा। नाउ दैट्स ऑल। तो यहाँ पे ये स्लाइड खत्म हो गई। स्विच allows multiple simultaneous transmission। यानी आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि एक स्विच के साथ 6 मुख्तलिफ सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। लेफ्ट साइड पे होस्ट हैव डेडिकेटेड डायरेक्ट कनेक्शन टू स्विच। हर एक होस्ट यानी चाहे कोई सा भी ले लें, उसका एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है स्विच के साथ। जैसे आप अपने देख सकते हैं, इवन जो जितने भी स्विच के कनेक्शन है आपकी IST में, जितने भी दुनिया भर में स्विच की कनेक्शन है, वो होस्ट डायरेक्टली स्विच के साथ एक ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू कनेक्टेड होता है। स्विचेस बफर पैकेट्स, बफर यानी स्टोर करता है मोमेंटरीली। Ethernet protocol used on each incoming link but no collision, full duplex. Each link is its own collision domain। अच्छा, इसका हर एक लिंक पे अलहदा से इथरनेट का प्रोटोकॉल रन हो रहा होता है और ये फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स है कि इसका मतलब ये है कि एट द सेम टाइम ये सेंड भी करेगा और एट द सेम टाइम ये रिसीव भी करेगा। और ईच लिंक इज इट्स ओन कोलिजन डोमेन, चूंकि डायरेक्टली डेडिकेटेड कनेक्टेड है और कोई शेयर्ड नहीं है ये लिंक, तो इसका कोलिजन डोमेन क्या है, हर एक का अपना अपना कोलिजन डोमेन है। अब ये नहीं हो सकता कि ए का पैकेट बी के साथ कोलाइड करे। ए का अलग स्विच के साथ लिंक के थ्रू कनेक्टेड है, बी का अलग है, सी का अलग है, फिर इस तरह ए डैश का अलग, तमाम तमाम सिस्टम हर एक
यानी एक एक स्पोक के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कोलिजन डोमेन में है। फिर ये जो फोर्थ पॉइंट है स्विचिंग A to A dash and B to B dash simultaneously without collision not possible with dump up। इसका मतलब ये है कि A यानी सिस्टम A डैश के साथ, इसी तरह B जो सिस्टम B है ये B डैश के साथ साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट कर सकते हैं फुल डुप्लेक्स में विदाउट एनी कोलिजन। अगर यही सिचुएशन हम हब की तरफ लें तो जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था, हब इज अ डम्प डिवाइस ऑन फिजिकल लेयर, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फिर आते हैं स्विच टेबल की तरफ। क्वेश्चन है हाउ डज स्विच नो दैट ए डैश रीचेबल विया इंटरफेस 4, बी डैश रीचेबल विया इंटरफेस 5। किस तरह से स्विच को पता चलेगा? आंसर इसका है स्विच हैज अ स्विच टेबल ईच एंट्री, यानी जिस तरह मैंने आपको राउटिंग में बताया था फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारा राउटिंग एल्गोरिथम होता है, हम ग्रेजुअली डेवलप करते हैं, इसी तरह स्विच का अंतर स्विच टेबल होता है। मैक एड्रेसेस जो सब पॉइंट है, मैक एड्रेसेस ऑफ होस्ट स्विच टेबल की बात हो रही है, यानी इसमें मैक एड्रेस होगा जो मैं शुरू में डिस्कस कर चुका हूँ, 48 बिट का होता है और हेक्साडेसिमल में होता है। हेक्साडेसिमल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हेक्साडेसिमल में 0 to 9 एंड A to F। ठीक है, यानी मैक एड्रेस होगा। दूसरा पॉइंट इंटरफेस टू रीच होस्ट, यानी फॉर एग्जांपल A है तो A का मैक एड्रेस होगा और उसका इंटरफेस भी होगा। और इसके अलावा टाइम स्टैम्प का मतलब ये है कि किस टाइम स्टैम्प पे यानी कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा। ये तीन इंफॉर्मेशन होंगी। लुक्स लाइक अ राउटिंग टेबल की तरह ही नजर आता है, लेकिन राउटिंग टेबल में फर्क ये है कि वो सोर्स से डेस्टिनेशन पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में जाते हैं, यानी एक नोड से दूसरी, दूसरे नोड से तीसरी, या ये यहाँ पे क्या होता है कि एक स्विच से कनेक्टेड है, सिर्फ फॉरवर्डिंग हो रही है। तो अब देखें ये फोर्थ पॉइंट जो है क्वेश्चन, हाउ आर एंट्रीज क्रिएटेड मेंटेन्ड इन स्विच टेबल। तो ये फिर एंट्रीज होती कैसे हैं? समथिंग लाइक अ राउटिंग प्रोटोकॉल, किसी जिस ये राउटिंग प्रोटोकॉल की तरह नहीं है बल्कि खुद ही कॉन्फ़िगरेबल है और खुद एक प्लग एंड प्ले है। याद रखें राउटिंग टेबल में मैंने जिस तरह आपको डिक्स्ट्रा और बेलमेंट फोर्ड मैंने ग्रेजुअली एंट्री बाय एंट्री आइट्रेशन बाय आइट्रेशन आप कराया था, यहाँ पे ऐसा सच कुछ नहीं है, ये खुद ही स्विच लर्निंग करता है और खुद ही टेबल्स को अपडेट करता है। स्विच सेल्फ लर्निंग, switch learns which host can be reached through which interfaces, यानी स्विच खुद सीखता है कि कौन से होस्ट यानी कौन से सिस्टम को किस इंटरफेस के थ्रू रीच होना है। अब किस तरह करता है देखें, सब पॉइंट है। व्हेन फ्रेम रिसीव्ड स्विच लर्न्स लोकेशन ऑफ सेंडर इनकमिंग लैन सेगमेंट। फॉर एग्जांपल मैं सेंडर हूँ, ए की बात कर रहे हैं, ए सिस्टम ए की, ए जब फ्रेम सेंड करेगा स्विच की तरफ, तो स्विच ना सिर्फ ए का यानी मैक एड्रेस सीखेगा बल्कि साथ ये भी सीखेगा कि ये किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। ठीक है, रिकॉर्ड्स सेंडर और सेंडर लोकेशन पेयर इन स्विच टेबल, यानी जब ए स्विच को रिक्वेस्ट करेगा कनेक्शन के लिए किसी और सिस्टम के लिए, तो स्विच ए का एक तो मैक लर्न करेगा और दूसरा ये लर्न करेगा कि ये ए किस पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, ऊपर देखो राइट साइड पे सोर्स है ए यानी सिस्टम ए, डेस्टिनेशन है ए डैश, नीचे मैक एड्रेस, इंटरफेस और टीटीएल अभी खाली है। पैकेट आया ए इंटरफेस 1 पे है, टीटीएल 60 है, यानी टीटीएल 60 का मतलब है कि आफ्टर 60 सेकेंड्स इट विल एक्सपायर, यानी ये वाली एंट्री नहीं रहेगी। ठीक है, स्विच फ्रेम फिल्टरिंग और फॉरवर्डिंग,
व्हेन फ्रेम रिसीव, जब फ्रेम रिसीव होगा, रिकॉर्ड लिंक एसोसिएटेड विद सेंडिंग पोस्ट, पहले तो ये करेगा जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया, जब सेंडर रिक्वेस्ट करेगा तो ये क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा लिंक को कि किस लिंक के साथ कौन सा पोस्ट एसोसिएटेड है। दूसरा क्या है, इंडेक्स स्विच टेबल यूजिंग मैक डेस्टिनेशन एड्रेस इंडेक्स, यानी उसमें क्या कर देगा, इंडेक्सिंग कर देगा। इंडेक्सिंग मीन्स एंट्री कर देगा स्विच टेबल में, इसकी जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसका मैक एड्रेस नोट करेगा और उसका जिस पोर्ट से कनेक्टेड है वो भी कर लेगा। तीसरे पे, इफ एंट्री फाउंड फॉर डेस्टिनेशन, अब जाहिर है उसने कोई रिक्वेस्ट की होगी, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले स्लाइड में था ए ने ए डैश की रिक्वेस्ट की। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं फिर बता रहा हूं, अगर इसके टेबल में ए डैश की एंट्री है, देन क्या करेगा, इफ द डेस्टिनेशन ऑन, अच्छा अगर है तो फिर क्या करेगा, अगर डेस्टिनेशन उसी सेगमेंट से है जिससे अराइव किया, इसका मतलब है कि ए तो अपने आप को नहीं भेजेगा ना, किसी और को भेजेगा, देन ड्रॉप द फ्रेम। अगर फॉर एग्जांपल जिस लिंक से आया है अगर डेस्टिनेशन भी वही है तो क्या ड्रॉप कर दिए, यानी इसका मतलब ये है कि मैं सेंड कर रहा हूं, मैं अपने लिए ही भेज रहा हूं ये। अगर ये होगा तो वो क्या कर देगा, वो स्विच वो डिलीट कर देगी, डिस्कार्ड कर देगा, यानी ड्रॉप कर देगा। अगर वो नहीं है, एल्स फॉरवर्ड द फ्रेम ऑन द इंटरफेस इंडिकेटेड, अगर वो नहीं है तो क्या होगा, स्विच टेबल में चेक करेगा कि किस इंटरफेस के लिए इंटेंडेंट है, उसको सेंड कर देगा। अगर ये भी नहीं है, देखिए लास्ट में लिखा है एल्स फ्लड, इसका मतलब है कि ना तो उसकी ना अपने लिए इंटेंडेंट है और ना इसके टेबल में कोई चीज पड़ी है, तो क्या करेगा, फ्लड। फ्लड का मतलब है ब्रॉडकास्ट, फ्लड का मतलब है कि सबको भेजेगा। तो सबको जब भेजेगा तो जो स्टेशन होगा या जो कंप्यूटर होगा वो रिप्लाई कर देगा। जब वो रिप्लाई करेगा तो इसी तरह उसका भी ये सीख लेगा, उसकी भी एंट्री आ जाएगी। सेल्फ लर्निंग फॉरवर्डिंग एग्जांपल, ए है, डेस्टिनेशन ए डैश है, नीचे टेबल बिल्कुल खाली है इनिशियली, फ्रेम डेस्टिनेशन अननोन, अननोन है, ठीक है। यहाँ पे इसने एक एंट्री अपने साथ रख ली कि मैक एड्रेस ऑफ ए अपने लिए रख लिया, किस इंटरफेस से जुड़ा हुआ है वो भी रख लिया और टीटीएल भी बता दिया, ठीक है। अब फ्रेम डेस्टिनेशन अननोन है, इसने क्या किया, देखिए फ्लड कर दिया। फ्लड का मतलब है सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया। ए डैश, ए डैश ने रिप्लाई किया, डेस्टिनेशन ए लोकेशन नोन, क्यों नोन है, रिप्लाई किया इसने, तो इसने वो भी सीख लिया। देखिए ए डैश इंटरफेस 4 से कनेक्टेड है, टीटीएल 60, अभी इसके मतलब है कि अब दूसरी भी एंट्री आ गई है। उसने क्या किया, रिप्लाई किया, यानी उसको, यानी फॉर एग्जांपल इसने कोई डेटा रिक्वेस्ट किया होगा तो वो उसने उसको रिप्लाई करके वो डेटा सेंड कर, यानी सेलेक्टिव सेंड है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इनिशियली जब मालूम नहीं था उसने फ्लड किया, फ्लड का मतलब है ब्रॉडकास्ट किया। अब इसको मालूम हो गया है कि 4 पे है और वो उसका तो ऑलरेडी मालूम था क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की थी, तो अब जब दूसरी जब रिप्लाई करेगा तो ये सेलेक्टिव सेंड होगा, ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, क्योंकि ए ने रिक्वेस्ट की थी और ए की एंट्री मौजूद नहीं थी तो आ गई थी। अब क्या है, ए की चूंकि आ चुकी है तो वो सेलेक्टिवली सेंड करेगा। इंटरकनेक्टिंग स्विचेस, स्विचेस कैन बी इंटरकनेक्टेड टुगेदर। जिस तरह देखें ये एक छोटा सा नेटवर्क बना हुआ है, इसमें जो है आपके पास 4 स्विचेस हैं, S1, S2, S3, S4। S1, S2, S3 किस चीज से कनेक्टेड हैं, S4 से कनेक्टेड हैं। क्वेश्चन देखें, सेंडिंग फ्रॉम ए टू जी, यानी स्टेशन ए लेफ्ट मोस्ट पे जो स्विच S1 के साथ जुड़ा हुआ है वो G को सेंड कर रहा है जो S3 पे है, राइट साइड पे। हाउ डज S1 जो पहला स्विच है नो टू फॉरवर्ड फ्रेम डेस्टिनेशन टू F विया S4, यानी इसको कैसे पता चलेगा कि ये S यानी F जो है S4 के थ्रू मैंने सेंड करना है एंड S3 के थ्रू मैंने G को सेंड करना है।
अब मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आंसर क्या है? सेल्फ लर्निंग वर्क्स एग्जैक्टली द सेम एज इन सिंगल स्विच केस। ये जब मैंने आपको पिछले केस में बताया ना, सेल्फ लर्निंग, अगर देखिए सिंपल चीज है, अगर उसके टेबल में, स्विच टेबल में एंट्रीज हैं तो डायरेक्टली सेंड कर देगा, कोई फ्लडिंग या ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल होगा। अगर सपोज वो एंट्री मौजूद नहीं है तो फ्लड करेगा। ये फ्लड का मतलब है कि सबको भेजेगा। अब जब इसको मालूम नहीं होगी तो ये S1 तमाम को सेंड, मतलब S1 के साथ कौन सा कनेक्टेड है? S4 कनेक्टेड है। जब S4 कनेक्टेड है तो S4 इन टर्न S2 और S3 को भेज देगा। जाहिर है जब S2 और S3 को भेजेगा, अगर S2 के साथ F कनेक्टेड है तो वो रिप्लाई कर देगा, S3 के साथ G कनेक्टेड तो वो इसी तरह वो रिप्लाई करेगा। इस तरह स्लोली एंड स्टडीली ये अपने आप को पॉपुलेट करेगी, यानी एंट्रीज आती रहेंगी। सेम अगर आप नोट करें, जब लाइट चली जाती है ना, पावर स्विच ऑफ हो जाता है, तो आपका नेटवर्क थोड़ा टाइम लेता है अगेन, ताकि वो दोबारा नेट सिचुएशन आ जाए। तो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो सेल्फ लर्निंग कर रहा होता है, क्योंकि एक दफा लाइट चली गई तो स्विच में जितनी भी एंट्री थी वो खत्म हो गई। एक दफा पावर शट डाउन हो गई तो आपकी स्विच में जितनी भी एंट्रीज हैं वो चली जाती हैं। ठीक है, वो मोमेंटेरीली ही होती है। सेल्फ लर्निंग मल्टी स्विच एग्जांपल, सपोज सी जो S1 के साथ है फ्रेम सेंड करना चाहता है I को, I रिस्पॉन्स टू सी जो S3 के साथ है। क्वेश्चन ये है, शो स्विच टेबल एंड पैकेट फॉरवर्डिंग इन S1, S2, S3, S4। एग्जैक्टली ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि आप मुझे स्विच की टेबल्स की एंट्रीज बता दो, ये किस तरह से होंगी, ये कैसे फॉरवर्ड करेगा, कैसे एंट्रीज भरेंगी। अगेन मैं कहूँगा कोई मुश्किल नहीं है, अगर मालूम है तो डायरेक्टली फॉरवर्ड करेगा, अगर मालूम नहीं है तो सिंपल चीज़ है जो मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सबको भेजेगा, सिर्फ वही रिप्लाई करेगा जिससे रिक्वेस्ट की गई है। जैसे मैंने 2 स्लाइड पहले बताया था, अगर ए से ए डैश पे मैंने कन्वर्ट सेंड किया था, ए डैश की एंट्री नहीं थी तो इसने फ्लड किया तमाम को, ए डैश ने रिसीव किया तो सिर्फ ए डैश ने ही रिप्लाई किया। और फिर मैंने ये कहा था कि वो सेलेक्टिव सेंड होगा, क्योंकि इसके पास एक दफ़ा एंट्री आ गई है ए की तो वो फिर फ्लड नहीं करेगा। ठीक है, तो इन सेम वे S1, S2, S3, S4 के तमाम टेबल्स इसी तरह ही पॉपुलेट होते रहेंगे। इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क आपको दिया गया है, ये आप इसको एज एन IST नेटवर्क भी ले सकते हैं। एक राउटर लगा हुआ है जो एक्सटर्नल नेटवर्क, एक्सटर्नल आपके बाहर अगर आप कोई डेटा भेजते हैं IST से तो वो इस कनेक्ट होगा। मेल सर्वर है, वेब सर्वर है, ये आपके IST में भी लगे हुए हैं। ठीक है, फिर एक मेन स्विच है जिससे आपका जो राउटर लगा हुआ है टू एक्सटर्नल नेटवर्क, और मेल और वेब सर्वर भी उसी से कनेक्टेड है। फिर इसमें हमारे पास नीचे 3 स्विचेस लगे हुए हैं, और ये हमारे पास पूरा का पूरा जो ये लाइट ब्लू में नजर आ रहा है या लाइट ग्रीन में, ये IP सबनेट है। IP सबनेट का मतलब है कि यहाँ पर IP काम करेंगे। IP क्यों काम करेंगे? क्योंकि आउटसाइड का डेटा जो राउटर से आएगा, ज़ाहिर है किसी सिस्टम के लिए इंटेंडेड होगा, इनमें से चाहे मेल सर्वर के लिए हो, वेब सर्वर के लिए हो, या इनमें से किसी सिस्टम के लिए हो जो स्विचेस से कनेक्टेड है। ये स्विचेस से जो कनेक्टेड है, आप इनको कह सकते हैं कि ये अलहदा अलहदा डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये switches versus routers, both store and forward devices। राउटर जो सब पॉइंट है, राउटर क्या करते हैं, नेटवर्क लेयर डिवाइसेस हैं, एग्जामिन नेटवर्क लेयर हेडर्स। और स्विचेस जो नीचे दिए गए आर लिंक लेयर डिवाइसेस, इस पे हम बात कर चुके हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी इम्पोर्टेंट डिवाइस की बात करें जो नेटवर्क लेयर पर है तो आपको फॉरन राउटर, आपके जहन में राउटर आना चाहिए। अगर आपको ये कहा जाए कि आप लिंक लेयर या डेटा लिंक लेयर की बात करें तो उसमें आपके पास स्विचेस आ जाते हैं, या हब्स आ जाते हैं। हब्स बेसिकली फिजिकल लेयर डिवाइस है, लेकिन इंटेलिजेंट हब को हम स्विच भी कहते हैं। सो राउटर का काम क्या है कि ये दोनों राउटर और स्विचेस स्टोर एंड फॉरवर्ड डिवाइस, इसका मतलब ये है कि चंक ऑफ डेटा आएगा, पहले स्टोर करेगा और फिर फॉरवर्ड करेगा, दोनों में ये कैपेबिलिटी है। देखिए सेकंड पॉइंट है, मेन पॉइंट, राउटर मेंटेन्स राउटिंग टेबल्स
इम्प्लीमेंट राउटिंग एल्गोरिथम, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं नेटवर्क लेयर में, और इवन हम ये भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि मुख्तलिफ राउटिंग टेबल कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन लीस्ट कॉस्ट पाथ को बनाने में। फिर तीसरा पॉइंट है स्विचेस मेंटेन स्विच टेबल्स, इम्प्लीमेंट फिल्टरिंग कॉमा लर्निंग एल्गोरिथम। स्विचेस में जो चीज है, मैं स्विच की बात कर रहा हूँ, स्विच क्या करते हैं, स्विच टेबल मेंटेन करते हैं, जो खुद ये मेंटेन करते हैं। अभी मैं इसके बारे में बात कर भी चुका था, अगर आप रिमाइंड करें जिस स्लाइड में मैंने आपको ए ए ए स्टेशन ए फ्रेम सेंड करना चाहता है ए डैश को, तो अगर पहले चेक करेगा, अगर है मौजूद है स्विच टेबल में तो फौरन फॉरवर्ड कर देगा, अगर नहीं है तो क्या करेगा, फ्लडिंग या ब्रॉडकास्टिंग कर देगा। वो हम सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछली स्लाइड्स में। तो ये आप नीचे बॉटम में देखें, होस्ट है बेसिकली इंटरनेट लेयर्स ही दी गई हैं, 5 की 5 हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट मोस्ट साइड पे अगेन होस्ट है जिसमें अगेन 5 के 5 लेयर्स मौजूद हैं। बीच में आपके पास दो डिवाइसेस हैं, एक है ब्रिज और दूसरा है राउटर। ब्रिज बेसिकली करता क्या है, दो छोटे छोटे लैंस को इकट्ठा करके एक छोटा नेटवर्क बनाता है, यानी दो छोटी छोटी एंटिटीज को जमा करके एक मिडिल ऑर्डर की एंटिटी बनाता है। जबकि राउटर का मेन काम ये है, राउटर की बात करूं जो थर्ड है, लेफ्ट मोस्ट से थर्ड पे है, बेसिकली लेयर 3 तक काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये दो अलहदा अलहदा डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में जोड़ेगा। जैसे मैंने पिछली अ, अ, उसमें बात की थी कि अगर आपका डेटा आपके आईएसटी से या नेटवर्क से बाहर जाना है तो दैट विल गो टू राउटर। VLAN motivation. VLAN stands for virtual LANs. Suppose a single broadcast domain is configured, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मेन जो है। फिर सब पॉइंट है ऑल लेयर 2 ब्रॉडकास्ट फ्रेम, जिस तरह कि मैंने आपको ARP यानी एड्रेस रिवीजन प्रोटोकॉल में बात की थी, और इसी तरह मैंने आपसे साथ DHCP में भी बात की थी, और इसी तरह मैंने आपको स्विच टेबल में भी बताया था कि जब आपको एड्रेस मालूम ना हो तो आप क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट या फ्लड करते हैं। तो अच्छा, जब ये हम करते हैं तो ये क्या होता है, देखिए क्रॉस इंटायर लैंड, यानी सिक्योरिटी और प्राइवेसी एफिशिएंसी इशू, यानी मैं नहीं चाहता कि मेरा इवन वो जो मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ वो उन जगहों पर पहुंचे जिनके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो डेटा है वो आइसोलेट रहे। यानी फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा नेटवर्क दिया गया है, एग्जैक्टली उस नेटवर्क की एक्सटेंशन है। यानी एक लेफ्ट साइड पे कंप्यूटर साइंस है, फिर मिडल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिर राइट साइड पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। अगर मैं चाहता हूँ कि ब्रॉडकास्ट हो तो तब सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही हो, अगर मैं चाहता हूँ ब्रॉडकास्ट हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही हो, बाकियों तक ना जाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वर्चुअल लैंस की सहारा लेते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये नहीं होता। बाय डिफॉल्ट का मतलब ये कि जब तक हमने खुद ट्रैफिक को आइसोलेट ना किया हो तो ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हमने खुद आइसोलेट ना किया हो। हम क्या करते हैं, हम खुद नेटवर्क को फिजिकली ऐसा बनाते हैं ताकि ट्रैफिक आइसोलेट रहे और अननेसेसरीली ब्रॉडकास्टिंग ना हो। अच्छा, ये जो ब्लू में लिखा है क्रॉस इंटायर लैंड सिक्योरिटी और प्राइवेसी एफिशिएंसी इश्यूज। अब इसकी एग्जांपल सिक्योरिटी की वजह से ली गई है कि जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें ये होता है कि सीईओ या मैनेजर जो हायर लेवल की मैनेजमेंट है, अगर वो कहीं पे डेटा सेंड करते हैं तो ये ना हो कि वो नीचे तबके तक पहुंचे। तो वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ऐसी सेटिंग करता है कि इवन अगर ब्रॉडकास्ट भी हो तो इन ही के अमंग जो सिस्टम्स हैं उनमें ही हो, यानी थर्ड जो नीचे लोअर एम्प्लॉयज है उनके पास ना जाए। ठीक है। अब फिर भी लेंस कंटिन्यूड है, इसमें वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, अ स्विच दैट सपोर्ट्स, देखिए ये जो राइट लेफ्ट साइड पे है, अ स्विच दैट सपोर्ट्स VLAN कैपेबिलिटीज कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू हैव मल्टीपल वर्चुअल लैंस। ये रेड में जो लिखा हुआ है, यानी ये VLANs कौन कर सकते हैं, वो स्विच जिसमें VLAN की कैपेबिलिटी हो। राइट साइड पे देख लें, पोर्ट बेस्ड VLAN, switch ports grouped by switch management software for single physical switch which operates as
मल्टीपल स्विचेस। देखिए ऊपर पे टॉप पे देखें, पोर्ट 1 अप टिल पोर्ट 8 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वीलैन में दी गई है। इस चीज के थ्रू, स्विच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसी तरह राइट साइड पे जो येलो में है, पोर्ट 9 टू पोर्ट 15 आपने किस चीज के लिए एलोकेट कर दी है? कंप्यूटर साइंस के लिए। इसका मतलब ये हुआ, देखें फिजिकली ऊपर एक ही स्विच है, अब नीचे देख लें, ऑपरेट्स एज मल्टीपल वर्चुअल स्विचेस। फिजिकली एक स्विच है, मैं फिर बता रहा हूँ, डायग्राम से भी जाहिर है, ऊपर और नीचे को जरा थोड़ा कंपेयर करें। फिजिकली एक ही स्विच है, लेकिन हमने इसको इस तरह पोर्ट बेस्ड ग्रुप कर दिया है कि वो एक्ट एज जैसे वो दोनों डिफरेंट सेपरेट सेपरेट लैन्स हैं, लेकिन बेसिकली एक ही लैन है। तो कमाल क्या है, इस वी लैन का जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उसमें आप सेटिंग करते हैं कि मुझे पोर्ट 1 टू 8 इस नेटवर्क के लिए चाहिए और पोर्ट 9 टू 15 इस नेटवर्क के लिए चाहिए। ठीक है, पोर्ट बेस्ड वीलैन कंटिन्यूड है। ट्रैफिक आइसोलेशन, जो रेड में लिखा हुआ है, फ्रेम्स टू और फ्रॉम पोर्ट्स ऑफ अ वीलैन कैन ओनली रीच इट्स पोर्ट्स, कैन, ये सब पॉइंट है, कैन आल्सो डिफाइन अ वीलैन बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस ऑफ एंड पॉइंट्स, कॉमा रादर देन स्विच पोर्ट। देखिए ऊपर तो हमने स्विच पोर्ट्स की बात की, यानी क्लियरली वो है कि मैंने पोर्ट 1 टू पोर्ट 8 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दिया हुआ था, इस तरह पोर्ट 9 टू 15 कंप्यूटर साइंस के लिए दिया हुआ था। दिस इज वन वे। लेकिन इसके अलावा आपके पास मैक एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसके बारे में भी बात कर चुका हूँ। तो इस बेस पे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डायनेमिक मेंबरशिप। पोर्ट्स कैन बी डायनेमिकली असाइंड एमंग वीलैन्स। आप डायनेमिकली असाइन कर सकते हैं, किसके थ्रू? स्विच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। थर्ड पॉइंट है फॉरवर्डिंग बिटवीन वीलैन्स, डन विया अ राउटर। Last point, just as with separate switches, in practice router is built into the switch। इसमें देखिए ये टॉप पे देख लें, स्विच नीचे बना हुआ है, इसके अंदर से निशान बना हुआ है राउटर। अगर मैं फिर एग्जांपल दूं, अगर हमारे पास वीलैन ना हो, एक तो हम ये होगा कि फिजिकल स्विचेस लगाएंगे और उसके लिए उनको मजीद जोड़ने के लिए एक फिजिकल राउटर भी लगाएंगे। लेकिन बेहतरीन बात यह है कि आजकल के नए वीलैन जो स्विचेस आ रहे हैं, उनमें राउटर की कैपेबिलिटी भी बिल्ट इन है। तो इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली यू कैन सेग्रीगेट टू लैन्स बट आल्सो कैन कनेक्ट टू अ राउटर जो कि फिजिकल इंटरनली बिल्ट इन है। तो इसका मतलब है कि एक ही डिवाइस फिजिकल बॉक्स में यू यू हैव नॉट ओनली स्विच कैपेबिलिटीज, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, चाहे पोर्ट बेस्ड है चाहे मैक बेस्ड है, और इवन उसमें राउटर की कैपेबिलिटी भी है। ठीक है, VLAN स्पैनिंग मल्टीपल स्विचेस। देखिए लेफ्ट और राइट को थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें। लेफ्ट वाला तो एग्जैक्टली वही है, लेकिन यहाँ पे देखिए पोर्ट 1 टू पोर्ट 8 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, पोर्ट 9 टू 15 कंप्यूटर साइंस के लिए है, और इसका एक पोर्ट 16 जो है वो राइट साइड के जो स्विच है उसके पोर्ट 1 के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखें पोर्ट, देखिए राइट साइड की बात कर रहा हूँ, पोर्ट 2 3 5 बिलोंग टू EE VLAN, पोर्ट 6 7 8 बिलोंग टू CS VLAN। यानी इसका मतलब ये है कि हमने दोनों को अलग अलग करके बना दिया, और इवन ये भी नहीं, एक ही पोर्ट में। अब ये सिर्फ ये नहीं हो सकता कि जिस तरह मैंने राइट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, ये जरूरी नहीं है कि पोर्ट 1 टू 8 में मैं पोर्ट 1 को यहाँ पे CS को भी दे सकता हूँ। स्विच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जस्ट क्या करनी है, आपने चेंज करनी है। फिजिकल बॉक्स में फिर बता रहा हूँ, फिजिकल बॉक्स सेम ही रहेगा, जस्ट आप स्विच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में चेंज करेंगे तो दैट विल एक्ट एज जैसे आपने अलग अलग स्विच लगाए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है ट्रंक पोर्ट कैरी फ्रेम्स बिटवीन VLAN डिफाइंड और मल्टीपल फिजिकल स्विचेस। Sub point frames forwarded within a VLAN between physical switches must carry VLAN ID info। ये देखें इसका जो लेफ्ट साइड पे पोर्ट 16 जो है राइट साइड के पोर्ट 1 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि फिजिकली, मैं फिर बता रहा हूँ, फिजिकली दो डिफरेंट VLAN के स्विचेस हैं।
डिपेंड करता है लोकेशन कहाँ पर है, लेकिन फिजिकली डिफरेंट स्विचेस हैं। उनको जब आप जोड़ते हैं तो जो दोनों साइड पे आप ट्रंक पोर्ट को मेंशन करते हैं कि इस स्विच में ये वाला पोर्ट ट्रंक पोर्ट का काम करेगा। इसी तरह राइट साइड पे जो स्विच होगा, रिसीविंग साइड पे स्विच होगा, उसको भी मेंशन करेंगे इसका ट्रंक पोर्ट ये होगा। ट्रंक पोर्ट का काम क्या है कि वो दो वीलैन जो फिजिकली डिफरेंट स्विचेस है उनके दरमियान डेटा को कैरी करेगा। फिर लास्ट सब पॉइंट है 802.1q प्रोटोकॉल adds or removes additional header field for each frame forwarded between trunk ports. Another example of tunneling. जो ट्रंक पोर्ट की बात की गई, देखें लेफ्ट साइड का स्विच राइट साइड के स्विच को डेटा ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन सिर्फ ये सिंपल प्रोटोकॉल नहीं है 802.1q प्रोटोकॉल, जिसमें वो एडिशनल हेडर फील्ड यानी फ्रेम में ऐड करता है जिसमें ट्रंक पोर्ट की इंफॉर्मेशन होती है, जिससे ये पता चलता है कि उस स्विच से डेटा आ रहा है उनमें क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये लिंक क्लियर किया है। अब आते हैं पीपीपी पे यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पर। पॉइंट टू पॉइंट डेटा लिंक कंट्रोल। वन सेंडर, फर्स्ट पॉइंट है वन सेंडर वन रिसीवर वन लिंक इजियर देन ब्रॉडकास्ट लिंक। सब पॉइंट नो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, नो नीड फॉर एक्सप्लिसिट मैक एड्रेसिंग, एग्जाम्पल डायल अप और ISDN में। देखिए पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको क्लास में शुरू में कहा था, लफ्ज पे गौर करें, यानी वन सेंडर है, वन रिसीवर है, वन टू वन कम्युनिकेशन है, कोई मीडिया एक्सेस कंट्रोल नहीं है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल कब आएगा? क्योंकि जब एक मीडिया होगा और मल्टीपल यूजर्स होंगे। चूंकि ये वन टू वन कम्युनिकेशन है तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, मैंने सिर्फ रिसीवर के साथ उस कम्युनिकेट करना है। नो नीड फॉर एक्सप्लिसिट मैक एड्रेसिंग। मैक एड्रेस की क्यों मुझे जरूरत पड़े? क्योंकि वन टू वन मेरा एड्रेस है, मैंने उसको डायल करना है, बस कनेक्ट होना है। डायल अप, फॉर एग्जांपल डायल अप लिंक, इससे पहले जो अब आपकी DSL से पहले डायल अप के लिंक यूज होते थे, वो उसके थ्रू आप उसमें सेटिंग करते थे पीपीपी की। और इसके अलावा ISDN लाइन है, ये भी डायल अप की तरह ही थी लेकिन टोटली डिजिटल थी। मैंने तो आज तक इसको नहीं देखा और शायद इसकी इतनी कामयाब भी नहीं हुई। फिर दूसरा पॉइंट है पॉपुलर पॉइंट टू पॉइंट डेटा लिंक DLC यानी डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। यानी इसमें पहला है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो मैंने अभी ऊपर थोड़ा इसका जिक्र किया है, जो आपके डायलअप में मोस्टली यूज होता है। फिर इसके अलावा नीचे जो HDLC यानी हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। डेटा लिंक डेटा लिंक यूज टू बी कंसिडर्ड हाई लेवल इन प्रोटोकॉल स्टैक। अगर आप प्रोटोकॉल का स्टैक बनाएं, यानी जिस तरह अगर आप चैप्टर फर्स्ट के जो मैंने आपको OSI या इंटरनेट की लेयर बताए थे वो बेसिकली प्रोटोकॉल स्टैक्स हैं, यानी वो इंटरनेट के स्टैक्स हैं। जब आप ये स्टैक बनाएंगे तो ये बेसिकली, मैं फिर बात करूँ, ये डेटा लिंक में अगर आप स्टैक बनाएंगे तो ये HDLC ऑन टॉप आएगा, क्योंकि ये सुपर सेट है। बाकी जितने भी है ना इसके नीचे वो प्रोटोकॉल इससे डिराइव हुए हैं, तो ये बेसिकली हायर लेवल पर है। ठीक है, पीपीपी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स, इसकी डिटेल आपको RFC 1557 में मिलेंगी। पहला है डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है पैकेट फ्रेमिंग, encapsulation of network layer datagram in link frame. सब पॉइंट है कैरी नेटवर्क लेयर डेटा ऑफ एनी नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, नॉट जस्ट IP एट सेम टाइम। और दूसरा सब पॉइंट है एबिलिटी टू डी मल्टीप्लेक्स अपवर्ड। इस पूरे इसका मतलब ये है कि जब आपके पास ऊपर ये सेंडिंग साइड की बात कर रहा हूँ, नेटवर्क लेयर से डेटा आता है तो नेटवर्क लेयर पे मैं क्लास में भी बात कर चुका हूँ। IP इस वजह से मैंने लिया क्योंकि हम हमारे इस वर्ल्ड में अभी फिलहाल IP ही ज़्यादा प्रीवेलेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि IP ही जस्ट यूज हो रहा है नेटवर्क लेयर पर। तो इसका मतलब ये है कि ये एनी नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल जस्ट IP नहीं, कोई सा भी नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, और इसी तरह दूसरा सब पॉइंट है एबिलिटी टू डीमल्टीप्लेक्स अपवर्ड। यहाँ पे जब मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा है तो इसमें ये रिसीविंग साइड पे इसमें ये एबिलिटी डीमल्टीप्लेक्स की भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है बिट ट्रांसपेरेंसी, मस्ट कैरी एनी बिट पैटर्न इन डेटा फील्ड। बिट ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि यू कैन गिव इट एनी बिट पैटर्न। ये नहीं होगा कि ये फलाने फलानी बिट पैटर्न एक्सेप्टेबल नहीं है।
इसके डिजाइन रिक्वायरमेंट है कि आप इसको जिस किस्म का भी बिट पैटर्न देंगे, इट मस्ट हैव द एबिलिटी कि उसको कैरी करे। ठीक है। थर्ड, एरर डिटेक्शन, ब्रैकेट में नो करेक्शन, रिक्वायरमेंट है कि एरर क्यों डिटेक्ट करेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। एरर डिटेक्शन इज डिफरेंट देन एरर करेक्शन, यानी इसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि एरर को डिटेक्ट करे लेकिन करेक्ट ना करे। ये करेक्ट अगर करे तो बेहतर बात है, लेकिन ये इस रिक्वायरमेंट नहीं है करेक्शन की, डिटेक्शन है। ठीक है। फिर जो कनेक्शन लाइवलीनेस, डिटेक्ट सिग्नल लिंक फेलियर टू नेटवर्क लेयर, कनेक्शन लाइवनेस यानी कनेक्शन को लाइव चेक करेगा कि कनेक्शन लाइव है या नहीं है, और ये सिग्नल भेजता है चेक करने के लिए टाइम टू टाइम कनेक्शन लाइव है। अगर नहीं है तो सिग्नल फेलियर का नेटवर्क लेयर को बता देगा कि सिग्नल फेलियर हो गया है, आप मजीद डेटा ना भेजें। फिर नेटवर्क लेयर एड्रेसिंग, एड्रेस नेगोशिएशन, एट एंड पॉइंट कैन लर्न और कॉन्फ़िगर ईच अदर्स नेटवर्क एड्रेसेस। इसी तरह नेट एंड लेयर पर, यानी जहां पे रिसीविंग साइड है, यानी सेंडिंग और रिसीविंग साइड पर ये सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, नेगोशिएशन होनी चाहिए कि नेटवर्क लेयर की एड्रेसिंग क्या होगी। वो बेसिकली नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है, ऊपर हम इसकी बात कर चुके हैं। जो नॉन रिक्वायरमेंट है पीपीपी की, इसका मतलब ये है कि अगर ये आपने डिजाइन करते हुए नहीं रखी तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है। नो एरर करेक्शन और रिकवरी, पिछले स्लाइड में बात हो चुकी थी, मैंने कहा एरर डिटेक्शन है लेकिन करेक्शन नहीं है। नो फ्लो कंट्रोल, कोई फ्लो कंट्रोल नहीं होगा, है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी ओके, अगर आउट ऑफ ऑर्डर आ रहा है तो ओके है। नो नीड टू सपोर्ट मल्टी पॉइंट लिंक्स, फॉर एग्जांपल पोलिंग। इसका मतलब ये है कि कोई इसमें ये कैपेबिलिटी नहीं होगी, या अगर है तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जैसे पोलिंग में करते हैं, पोलिंग हम मैं बाद में पढ़ाऊंगा, जिसमें पोलिंग बेसिकली कहते हैं डायलिंग को। ठीक है, बट दिस इज नॉट द टाइम कि मैं उस चीज को डिस्कस करूँ फिलहाल। ठीक है। ये नीचे दिया हुआ है एरर रिकवरी, फर्स्ट पॉइंट के साथ इसको कंपेयर करें। एरर रिकवरी, फ्लो कंट्रोल दूसरा पॉइंट, डेटा रीऑर्डरिंग आर रेलिगेटेड टू हायर लेयर। अगर आप इसको रिमाइंड करें, गो बैक एन और स्पेशली सिलेक्टिव रिपीट में, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर आते हैं तो जब मिसिंग पैकेट आता है तो रिसीवर क्या करते हैं, उनको बफर करता रहता है और फिर खुद इन ऑर्डर करके अपर लेयर्स में देता है, लेकिन जब तक वो मिसिंग पैकेट नहीं आता। फिर है पीवीपी का डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्लैग, फ्लैग किसे कहते हैं? डिलिमिटर, यानी फ्रेमिंग। डिलिमिटर है, देखिए नीचे डायग्राम में देखें, लेफ्ट साइड पे फ्लैग है और राइट साइड पे भी फ्लैग है, यानी एक बाइट और एक बाइट। इसका मतलब ये है कि ये फ्रेम को शुरू होते और खत्म होने का ये निशानी है, यानी अगर ये फ्लैग आएगा तो इसका मतलब ये है कि फ्रेम शुरू हो रहा है, क्योंकि फ्लैग डिलिमिटर है, यानी कब फ्रेम शुरू होना है और कब इसने खत्म होना है। जब ये बिट्स आएंगे फ्लैग के अंदर लिखी हुई है ना, यानी जीरो, फिर तमाम वन से फिर आखिर में जीरो है। इसी तरह राइट साइड पे देखें फ्लैग, वो भी एग्जैक्टली यही पैटर्न है। तो इसका मतलब है कि जब रिसीवर को ये पैटर्न रिसीव होगा, वो समझ जाएगा कि ये अभी फ्रेम शुरू हो गया, और जब फिर यही पैटर्न दोबारा आएगा वो कहेगा फ्रेम खत्म हो गया। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है एड्रेस, डज नथिंग, ओनली वन ऑप्शन। चूंकि पॉइंट टू पॉइंट है, कोई स्पेसिफिक एड्रेसिंग है नहीं, तो वो एट द सेम फॉर द टाइम बीइंग हमने इसको ओपन रखा हुआ है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग ये कुछ नहीं करा क्योंकि वन टू वन है। कंट्रोल, डज नथिंग इन फ्यूचर पॉसिबल मल्टीपल कंट्रोल फील्ड, कंट्रोल वाली फील्ड देखें जो लेफ्ट साइड पे थर्ड पर है। एट द मोमेंट ये कुछ नहीं कर रही, लेकिन फ्यूचर में मल्टीपल कंट्रोल फील्ड इसमें डाल सकते हैं। मैंने आपको शुरू की क्लासेस में बताया था कि हम जब प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, हम हर एक प्रोटोकॉल में कुछ फील्ड या कुछ बिट्स फ्री छोड़ देते हैं, ताकि फ्यूचर में जब आने वाली कोई डेवलपमेंट हो तो वो बिट्स हम दोबारा फिर यूटिलाइज कर सकें। फिर फोर्थ पे है प्रोटोकॉल, अपर लेयर प्रोटोकॉल विच फ्रेम्स डिलीवर्ड, फॉर एग्जांपल आईपी
21 इसकी वैल्यू है, एप्पल टास्क 29 है, एटसेट्रा। ये तमाम की तमाम आपको मैं बता दूं ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज है, नॉट डेसिमल। इसका मतलब है कि जब आप 21 को ट्रांसलेट करेंगे यू विल ट्रांसलेट इनटू हेक्साडेसिमल। इसी तरह एप्पल टास्क जो 29 है ये हेक्साडेसिमल है, ये डेसिमल नहीं है। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे यू विल ट्रांसलेट इनटू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इस तमाम की तमाम हेक्साडेसिमल की वैल्यूज हैं। फिर कंटिन्यूड है इन्फो, अपर लेयर डेटा बीइंग कैरिड आउट, यानी अपर लेयर जो किस प्रोटोकॉल को देना है, आईपी है कौन सा है, तो वो इसमें इंफॉर्मेशन में जाएंगी, यानी इन्फो की फील्ड में जाएंगी। फिर चेक है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक फॉर एरर डिटेक्शन। ये देखें ये चेकसम से डिफरेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। जो हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में किया था चेकसम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप 8 के ले सकते हैं, 16 के ले सकते हैं, 32 के ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 16 का करवाया था। तो ये उस तरह का नहीं है, वो बेसिकली चेकसम था, सिंपल था, प्रिमिटिव है। वो आपको एक बिट का बता सकते हैं लेकिन वो भी श्योर नहीं है। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, ये एक से ज्यादा 2 बिट्स का भी आपको बता सकता है कि आप किस तरह से एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,